हैं। भाषा को लेकर के आपत्तिजनक बोल उनके सामने आए हैं और बिहार यूपी की भाषा हिंदी नहीं, ये राज ठाकरे ने कह दिया है। आप मुझ पर हिंदी नहीं थोपे। उन्होंने आगे कहा कि हम पर भाषा थोपेंगे तो उन्हें लात मारेंगे। बिहार की भाषा मैथिली भोजपुरी उन्होंने बताई है और कहा है कि हम पर अगर आप भाषा थोपेंगे तो लात मारेंगे। एक बार फिर से राज ठाकरे के ये जहरीले बयान, बिगड़े बोल सामने जो हैं वो बिहार यूपी के खिलाफ सामने आए हैं, जहां भाषा को लेकर के एक बार फिर से ये आपत्तिजनक बोल कि बिहार यूपी की भाषा हिंदी नहीं है, आप मुझ पर हिंदी नहीं थोपे, हम पर भाषा थोपेंगे तो उन्हें लात मारेंगे। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा। आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां दरभंगा की महारानी का निधन हो गया है। 96 साल की उम्र में महारानी का निधन हो गया है। महारानी कामसुंदरी देवी के निधन की खबर है। कुछ दिन से बीमार महारानी चल रही थी। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। महारानी कामसुंदरी देवी के निधन की खबर है। कुछ दिन से बीमार चल रही थी। महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी ये पत्नी थी जिनका निधन हो गया है। विपिन कुमार दास हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन, दरभंगा की महारानी का निधन, अभी पूरी खबर क्या? जी बता दूं कि ये आखिरी महारानी थी दरभंगा की और इनके निधन जो है राज परिसर स्थित कल्याणी निवास में ही यहीं दरभंगा में ही रही और दरभंगा में ही उन्होंने अंतिम सांस आज सुबह 3 बजे लिया है। जी महाराजा कामेश्वर सिंह से इनकी शादी 1940 के दशक में हुई थी और ये महाराज तीसरी पत्नी थी और राज परिवार की आखिरी महारानी थी जिन्होंने आज जिनका आज निधन हो गया। सुबह 3 बजे निधन की सूचना है, जिसके बाद अब उनके आवास पर उनके जो परिजन हैं या करीबी हैं पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो ये दरभंगा महाराज की अंतिम पत्नी की आज निधन हो गया और पूरे कहे तो मिथिला में और दरभंगा महाराज से जुड़े सभी लोगों के लिए ये दुखद की खबर है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रतिबंधित कप सिरप की खेप बरामद हुई है। शिवनगर वार्ड 9 में PIU की छापेमारी हुई। 19 अलग अलग कार्टन से ये बरामद किए गए। मनोज सरदार नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में यह एक्शन देखने को मिला है, जहां कप सिरप की बरामदगी, नशा तस्करी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। DIU की छापेमारी हुई, जहां 19 अलग अलग कार्टन से बरामद किए गए। मनोज सरदार नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर सुपौल से बता रहे हैं, जहां पर कप सिरप की बरामदगी हुई है। बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, ये बड़ी कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ क्या अपडेट है? देखिए, बीते 24 घंटे में सुपौल पुलिस ने लगातार नशा के खिलाफ में एक्शन लिया है और दवा दुकान हो या कहीं लोगों के घर हो, उसमें छापेमारी की गई जहां जहां से उन्हें गुप्त सूचना मिली है और इसी कड़ी में इतनी बड़ी मात्रा में कप सिरप को जब्त किया गया है। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी के बाद कप सिरप का सेवन युवा धड़ल्ले से कर रहे हैं, नशीले टेबलेट खा रहे हैं। कल भी कई सारी टेबलेट बरामद हुई है, इंजेक्शन बरामद हुए। तो ऐसे में वह चिंता का विषय है कि युवा किस ओर जा रहे हैं
और नशे के कई विकल्प अब बाजार में लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। स्नैक ड्रग्स जैसे चीजें भी बाजार में उपलब्ध हो गई हैं। तो लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है और 24 घंटे में 3 बड़ी उपलब्धियां मिली है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक मूल्य के गांजा बरामद हुए हैं, इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुई है और कुछ टेबलेट सब भी बरामद हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सीएम नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं। इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों का भी हाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे, भविष्य की योजनाओं को गति देंगे। यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। सीएम नीतीश जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, भविष्य की योजनाओं को गति सीएम देंगे। इस यात्रा के जरिए 16 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हो रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। इसके साथ साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस इस यात्रा के जरिए रहने वाला है। जीविका दीदियों से भी मुलाकात होगी। सीएम नीतीश की बात होगी, जनता से सीधा संवाद होगा। परियोजनाओं और शिलान्यास का भी सिलसिला चलेगा। कई सौगातें जो हैं वो बिहार के अलग अलग जिलों को मिलेगी। तो देखिए, सीएम नीतीश की ये समृद्धि यात्रा और इस यात्रा को लेकर के अब जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो भी चलनी शुरू हो गई हैं। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी मुस्तैद तैयारी की जा रही है। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। 16 जनवरी से मुख्यमंत्री की 16वीं यात्रा शुरू हो रही है, जिसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। अब देखिए, पिछले 21 साल में देखें तो एक तारीख को देख लीजिए, 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2009 की बात करें तो विकास यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और 17 जून 2009 में धन्यवाद यात्रा के लिए निकले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके साथ साथ 25 दिसंबर 2009 में ही प्रवास यात्रा की भी उन्होंने शुरुआत की थी और 28 अप्रैल 2010 विश्वास यात्रा इसे नाम दिया गया था। अलग अलग जिलों में पहुंचे थे, संवाद किया था मुख्यमंत्री ने। 9 नवंबर 2011 को सेवा यात्रा भी मुख्यमंत्री ने की थी। 19 सितंबर 2012 में अधिकार यात्रा हुई। इसके साथ 5 मार्च 2014 की अगर बात करें तो संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली और 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा निकाली गई। अलग अलग यात्राओं का अपना अपना मकसद रहा और इसका कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फायदा भी हुआ। लोगों को भी समझने की बहुत कोशिश इस दौरान मुख्यमंत्री ने की और उसका सीधा असर कई योजनाओं पर भी पड़ा। 9 नवंबर 2016 की बात करें तो निश्चय यात्रा, 12 दिसंबर 2017 को समीक्षा यात्रा पर निकले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 3 दिसंबर 2019 की बात करें तो जल जीवन हरियाली यात्रा जो महत्वाकांक्षी योजना रही है। 22 दिसंबर 2021 की बात करें तो समाज सुधार यात्रा पर निकले और कई जो सामाजिक कल्याण की बातें हैं, समाज सुधार की बातें, वो उन्होंने इस यात्रा के जरिए कही थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 16 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और उनकी यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा। यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए ने नीतीश कुमार की यात्रा का स्वागत कर विरोधियों पर चुटकी ली है, वहीं विपक्ष ने निशाना साधा है। 16 जनवरी से ये नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है। दाद देना होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हिम्मत का, जो बिहार को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डुबो करके 3 लाख करोड़ ऋण में डुबो करके निकले हैं समृद्धि यात्रा पे। 10,000 रुपया देकर के ये वोट खरीदे थे और वादा किए थे कि वोट दो तो 2 लाख फिर तुम्हारे अकाउंट में जाएंगे। ये 2 लाख वो कब रिलीज करेंगे? डबल इंजन की ट्रबल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है। बिहार की 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है और बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? जदयू नेताओं की समृद्धि, भाजपा के नेताओं की समृद्धि। यात्रा किस बात के लिए? अपने निजी संपत्ति के विकास के लिए नहीं, परिवार के राजनीतिक समायोजन के लिए नहीं, कि जनता की अदालत में सीधा संवाद। समृद्धि यात्रा यह बिहार की समृद्धि का कारक तो होगा ही,
साथ ही साथ बिहार को 25 से 30 7 निश्चय पार्ट 3 में वह बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बिहार समृद्ध यात्रा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बिहार को केवल अफवाह, भ्रम और नकारात्मक राजनीति में झोंकना चाहते हैं। यह यात्रा सत्ता का प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास का ऐलान है। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों से गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट को लेकर वे लोगों से बात कर रहे थे। इस दौरान सुरेंद्र यादव हर लाइन में गाली निकाल रहे थे। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब लोगों ने विकास को लेकर सवाल किया था तो वे भड़क गए थे और कहने लगे कि यहां से 15,000 यादव का वोट उनके विरोधी को मिला है। चंद्रिका यादव दिया वोट, प्रमुखवा दिया खोल के वोट, आम आदमी टोटल वोट उसको मिला है। जानते कितना? 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते भाई, मुंह क्या करते एक नहीं दिले इस गांव से ठीक गाँव के नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ बोले और अपने गाँव पर कहा लाते। बिहार में अब अपराध पर आखिरी वार शुरू हो गया है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों से दो टूक कह दिया कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या विदेश भाग जाए। वहीं बाढ़ में पुलिस ने खूंखार अपराधी को लंगड़ा बनाकर एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बिहार में अब अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो बाढ़ की इस तस्वीर को देखिए। एनकाउंटर स्थल पर पड़े पिस्टल और कारतूस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। एनकाउंटर स्थल पर गहमा गहमी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिर किसी कुख्यात का एनकाउंटर किया गया है। दरअसल बाढ़ में पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रहलाद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। प्रहलाद कुमार का हफ एनकाउंटर कर लंगड़ाने को मजबूर कर दिया। पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कुख्यात प्रहलाद पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और उसे सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। एनकाउंटर की जगह से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए। संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम और बाढ़ थाना के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें वो पुलिस को देख के पुलिस के विरुद्ध उनके द्वारा फायरिंग की गई। उसी में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए उनको फायरिंग की गई, जिसमें उनको पैर में गोली लगी। इधर बाढ़ में कुख्यात अपराधी की एनकाउंटर की तस्वीरें आई हैं। उधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को सीधी चेतावनी दे डाली। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या विदेश भाग जाए। कोई भी कहीं भाग जाए या तो भाई परमानेंट नेपाल निकल चलो, लेकिन बिहार में रहोगे तो मोतिहारी के जेल के अंदर ही बंद होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिहार में अपराध के खिलाफ आखिरी वार शुरू हो चुका है। अपराधियों को या तो सीधे सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है या फिर लगड़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी की सख्ती और पुलिस के एक्शन लगातार अपराधियों में हाहाकार मचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनुरुद्ध कुमार के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर पटना में आज से 2 दिन की पुलिस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। पुलिस मुख्यालय में होने जा रही इस बैठक में गृह सचिव से लेकर डीजीपी और सभी प्रभाग के एडीजी, आईजी के अलावा जिले के एसएसपी, एसपी और सिटी एसपी से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर तक को बुलाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाने के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक से जुड़ेंगे। मंगलवार तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को हाईटेक बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के साथ अपराधियों में खौफ पैदा करने पर मंथन किया जाएगा। तो ये आज और कह सकते हैं कि पुलिस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो रही है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और अपराध की जांच में तेजी लाना इसका
उद्देश्य रखा गया है। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर, जहां दंतैल हाथी की खोजबीन अब भी जारी है। तीसरी रात भी खोजबीन अभियान चलता रहा। बेनी सागर खड़पोश क्षेत्र में ये खोजबीन चल रही है। 9 जनवरी से कोई सुराग इस दंतैल हाथी का नहीं मिल पाया है। 72 घंटे से 3 किवाटी पेट्रोलिंग कर रही है। ओडिशा की टीम भी सर्च अभियान चला रही है। बीते 3 दिनों से कोई नुकसान हालांकि नहीं किया है साथी ने। वनतारा के हाथी एक्सपर्ट भी लगातार कैंप कर रहे हैं। ओडिशा और उत्तर प्रदेश की टीम का भी कैंप जारी है। अब तक 20 लोगों की जान ये दंतैल हाथी ले चुका है। नवादा से बड़ी खबर, जहां दम घुटने से मौत हो गई है। घर में बोरसी के धुएं से मौत हो गई। पति की मौत हो गई। पत्नी और बच्चा गंभीर बताए जा रहे हैं। दोनों निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। नेमदागंज के महेशडी की यह घटना है। घर में एक भी खिड़की खुली नहीं थी और धुएं की वजह से ये मौत हो गई। घर में बोरसी जलाई गई थी। देखिए सतर्कता भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि रात में बोरसी जलाकर आप सो जाते हैं, नींद में होते हैं और तब धुएं की वजह से मौत तक हो जाती है, तो इससे बचने की भी जरूरत है। और देखिए बिहार में ठंड और प्रचंड हो गई है और सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। रविवार इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। पछुआ हवा से 5 जिले में पारा गिर गया। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। 11 जिले में न्यूनतम पारा 8 डिग्री से नीचे चला गया है। तो बिहार में ठंड और प्रचंड हो चली है और सर्दी का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है। रविवार इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। पछुआ हवा से 5 जिले में पारा गिरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। 11 जिले में न्यूनतम पारा 8 डिग्री से नीचे है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में दिन में धूप निकलने के बावजूद भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में तापमान 8 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। अगर बिहार के अन्य जिलों की हम बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और कारण है पछुआ की सर्द हवाएं। पछुआ हवा के कारण 5 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी पूरे प्रदेश में कोल्ड डे और घने कोहरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इसमें 24 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है, यानी अगले 10 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं 20 और 21 जनवरी को कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट की हम बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और बांका जमुई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। कल पटना में 8 डिग्री से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज भी सुबह सवेरे भले ही धूप नजर आ रही हो, लेकिन तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 10 दिनों तक फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पटना में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पछुआ हवा के कारण 5 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। विभाग ने ठंड को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये है कि बहुत ज़बरदस्त ठंड है और इसमें सरकारी स्कूलों का हालत तो ये है कि बच्चों सब का छुट्टी दिया है, लेकिन स्टाफ
और मास्टर लोग जितने भी हैं उनका कोई छुट्टी नहीं है। कुहासा भी देख रहे हैं और कुहासा के कारण जो कि गाड़ियाँ भी लेट हैं और कुछ लोग इधर यहाँ पे स्टेशन के बाहर भी हैं और प्लेटफार्म पे भी है, तो सर्दी तो है। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने से ये ट्रेन और बसें देर से चल रही हैं। सड़कों पर लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि शीतलहर और बर्फीली हवा लोगों को परेशान कर रखा है। करीब 10 दिन से लोग ठंड से परेशान हैं। ऐसे में सिवान की अगर बात करें तो धूप निकली है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत भी मिली है। कड़ाके की ठंड से परेशान थे, ऐसे में आज धूप खिली है तो लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दहा नदी की है, जहां आप देख सकते हैं कई दिनों के बाद आज शहर में धूप खिला है, लिहाजा लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, चूंकि कई दिन से लोग सिवान के लोग भीषण ठंड की चपेट में थे, कुहासा और कनकनी लोगों को परेशान कर दिया था, ऐसे में आज थोड़ी राहत मिली है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आज तो धूप उगी है, बहुत अच्छी धूप उगी है। इससे पहले तो धूप नहीं आ रहा था, तो ठंडी का तो समस्या भी है, तो ठंडी में करीब करीब लोग सिकुड़ना पड़ रहा था, लेकिन आज धूप निकला है तो आज राहत मिली है। सब लोग बहुत खुश हैं। आज क्या कहेंगे? आज बहुत दिनों के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आज लग रहा है कि स्वेटर भी थोड़ा सा निकाल के चला जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत सही है। कई दिनों से कड़ाई ठंड से लोग जूझ रहे थे, ऐसे में लगभग विगत 10 दिनों से काफी ठंड था, बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित था। अच्छा लग तो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सिवान की हम बात करें तो सिवान के लोग कड़ाके की ठंड से परेशान थे, कुहासे और बर्फीली हवा लोगों को परेशान कर दी थी, ऐसे में आज धूप खिला है तो लिहाजा लोगों को राहत मिली है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड के साथ शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं सिल्क सिटी की हवा खराब स्थिति में पहुंच गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 400 के आसपास दर्ज किया गया है, जो हवा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। भागलपुर में लोगों को ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। ठंड के कारण जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, वहीं परेशानी और ज्यादा बढ़ी हुई है। भागलपुर और आसपास के जिलों में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं शहर की आबो हवा भी खराब होती जा रही है। एक्यूआई लेवल की बात करें तो आज भागलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 400 के आसपास दर्ज की गई है, जो कि हवा की बेहद ही गंभीर स्थिति को बताती है। जिस तरह से लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों को कोहरे के साथ शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ती ही जा रही है। एक्यूआई लेवल 400 के पास का मतलब है कि जो हवा है शहर की, वो सांस लेने के लायक नहीं है। हवा की स्थिति बिगड़ने से कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो है लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार